नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ लाया हूँ कक्षा 12 के विषय वहीखाता तथा लेखाशास्त्र के अंतर्गत अंशों का हरण एवं उनका पुनर्निर्गमन। अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन से संबंधित जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में उपलब्ध करा दी है। अंशों का हरण किस प्रकार से किया जाता है, अंशों का पुनर्निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण एंट्री जनरल एंट्री जो भी होती हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे देखें, फिर ये वीडियो देखें। तो अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन से संबंधित मैंने पिछली जनरल एंट्री दी थी, तो आज उसी से संबंधित मैं एक जनरल का क्वेश्चन लाया हूँ, मतलब शेयर्स का क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन विजयपाल सिंह की बुक का अंशों के चैप्टर का 22वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि 1 मार्च 2016 को कंपनी के संचालकों ने उन 200 अंशों को जब्त कर लिया। उन 200 अंशों को जब्त कर लिया, ये तो बताया नहीं कितने अंशों का निर्गमन किया, आवेदन कितना था, आवंटन कितना था, ये तो कुछ बताया नहीं। यानी वो डायरेक्ट किस चीज पर आ गए, हरण पर आ गए। तो आपको भी वो मांग प्राप्ति एंट्री नहीं करनी है इसमें, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई सूचना है ही नहीं, तो डायरेक्ट आपको हरण करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि 4 फीचर्ड शेयर्स इज इक्वल टू 200। 200 अंशों का हरण किया गया है। क्या कह रहे हैं, 200 अंशों को जब्त कर लिया जिनका अंकित मूल्य 10 रुपए था। याद रखिए, अंशों के हरण में अंशों का अंकित मूल्य कोई मायने नहीं रखता है। मैंने जब जनरल एंट्रीज लिखवाई है तो उसमें मैंने लिखवाया है कि इन अंशों पर कुल मांगी गई राशि से, यानी हरण किए गए अंशों पर कितने रुपए मांगे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि मांगी गई राशि में से ही प्राप्त अप्राप्त निकाला जा सकता है, अंकित मूल्य में से नहीं। तो ये अंकित मूल्य भले ही 10 हो, लेकिन इसमें कहा गया है कि जिन पर 6 रुपए प्रति अंश की याचना पर, यानी कि कितने रुपए मांगे गए हैं, 6 रुपए मांगे गए हैं। 6 रुपए प्रति अंश की याचना पर 4 रुपए प्राप्त हो चुका था, रिसीव 4 रुपए। अब 6 में 4 प्राप्त हो गए तो कैलकुलेशन की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है, 2 अप्राप्त होंगे। कहा है 6 रुपए प्रति अंश की याचना पर 4 रुपए प्राप्त हो गए, तो 2 रुपए अप्राप्त ही होंगे, सीधी सी बात है। तो कितने, ये पर शेयर है, हमें 200 पर निकालना है, तो कितने, 800 रुपए प्राप्त और 200 अंशों पर 400 रुपए अप्राप्त। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही ये ना बताया हो कि ये किन किन मांगों का पैसा प्राप्त है, एप्लीकेशन का प्राप्त है, आवेदन का प्राप्त है या आवंटन का प्राप्त है, किसका प्राप्त है, ये भले ही ना बताया गया हो, लेकिन अप्राप्त कौन सी मांग का है ये जरूर आपको बताया गया होगा। तो इसमें लिखा है 2 रुपए की प्रथम याचना का भुगतान नहीं हो पाया, यानी ये पैसे हैं फर्स्ट कॉल के, ये पैसे हैं फर्स्ट कॉल के। क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसमें ये देखिए, कंपनी 800 रुपए का हरण करेगी, जिसे किस अकाउंट में डालेगी, 4 फीचर में। चाहे ये 800 रुपए एप्लीकेशन के हों, चाहे ये 800 रुपए अलॉटमेंट के हों, चाहे ये किसी भी चीज को हों, जिसका पैसा प्राप्त हो जाता है, जिस मांग का, उसको क्रेडिट नहीं किया जाता है, उन सबको शामिल करके शेयर 4 फीचर को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, शेयर 4 फीचर को जो मांगे प्राप्त हो जाती है वो क्रेडिट नहीं होती, उनको सम्मिलित करके शेयर 4 फीचर में क्रेडिट करते हैं। जो मांगे प्राप्त होती हैं, जिन जिन मांगों का पैसा प्राप्त नहीं होता, जो एरियर्स हो गई हैं, उनको सभी को अलग अलग क्रेडिट कर दिया जाता है। मान लो अलॉटमेंट प्राप्त नहीं हुआ तो 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुई 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और यदि ये कोई प्राप्त हो जाता है तो उसका नाम नहीं आता, तो 4 फीचर में ही जाता है। तो इसलिए इसका नाम बताया गया है कि ये फर्स्ट कॉल का पैसा था। ठीक है, अब हम हरण यदि इसका करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल काउंट डेबिट, या तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, या इन दोनों का जोड़ भी कर सकते हैं, एक ही बात है। शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश बांटते समय, अंशों का निर्गमन करते समय हमेशा क्रेडिट होती है। आज वो अंश हम बांटते थे तो क्रेडिट, आज वो अंश हमारे वापस आ रहे हैं तो डेबिट होगी। अब चाहे वो प्राप्त हो चाहे वो अप्राप्त हो, प्राप्त मांगे और अप्राप्त मांगे दोनों ही क्रेडिट की जाती हैं। तो
इसका हरण करेगी कंपनी, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 800 हरण हो गया 800 रुपए का। अब चाहे आवेदन के हो चाहे आवंटन का हो, उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जो मांगा प्राप्त है उसको अलग से क्रेडिट किया जाता है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट चार्ज, यानी ये एंट्री जो बनती है ये प्राप्त राशि से और अप्राप्त राशि से बनती है। जो राशि प्राप्त होती है उनके अलग अलग शो करना पड़ता है, लेकिन जो प्राप्त हो जाती है उनको अलग अलग शो करना नहीं पड़ता, उनको एक ही साथ शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं एक साथ। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो राशियां प्राप्त होती हैं वो चाहे कितनी ही हो वो सब क्रेडिट होती हैं, जिनमें कॉल्सन एरियर आता हो वो सारी क्रेडिट होती है, और जो प्राप्त हो जाती है तो फिर उनका नाम नहीं आता, वो जुड़कर शामिल होकर शेयर फॉरफीचर में ही आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था अंशों का हरण, ये अंशों के हरण की एंट्री थी। अब अंशों का हरण तो हो गया, हम कह रहे हैं उसका पुनर्निर्गमन, तो पुनर्निर्गमन से संबंधित भी है इसमें प्रश्न में। 1 अप्रैल 2016 को संचालकों ने जब्त किए गए अंशों को रामबाबू को 1 रुपए पट्टे पर निर्गमित कर दिया। देखिए 200 शेयर थे, 10 रुपए का था उस नामांकित मूल्य, 2000 के हो गए। अब वो रामबाबू को या किसी को भी 1 रुपए पट्टे पर बेच रहे हैं, 1 रुपया बट्टा 200 अंशों पर 200 ही बनेगा, यानी कितने पर बेचा होगा उन्होंने, 10 रुपए के शेयर्स में 1 रुपया बट्टा हो गया, तो कितने का बेचा होगा, 9 का बेचा होगा ना, तो 9 रुपए, तो कितने 1800 रुपए में उन्होंने बेचा है इसको। 200 अंशों को 9 रुपए के हिसाब से 1800 में बेचा है, और 200 रुपए का नुकसान उन्होंने उठा लिया इस पर पुनर्निर्गमन को। तो एक साथ बेचते हैं, इसके पुनर्निर्गमन की एंट्री कर रहे हैं। पुनर्निर्गमन की एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1800 कैसे, अरे 200 अंश है, 9 रुपए पर बेच रहे हैं तो 1800 होंगे नहीं होंगे। अब ये जो 200 रुपए का नुकसान हो गया, ये क्या है, ये है कंपनी को नुकसान। कैसा नुकसान, क्योंकि 2000 के थे वो शेयर्स और 1800 में बेच दिए, 200 का नुकसान हो गया। तो आप सोचिए क्या बाकी में इन अंशों पर 200 का नुकसान हुआ, एक बार सोचिए, इन 200 अंशों पर बाकी में कंपनी को 200 का नुकसान हुआ नहीं। क्यों, ये जो इसे ये क्या है, ये कंपनी ने इन अंशों पर पहले से 800 रुपए जब्त भी तो कर रखे हैं, यानी ये 800 रुपए जो पहले प्राप्त हो गए थे, जो जब्त कर लिए थे, जिनका हरण किया गया था, वो भी तो इन्हीं अंशों से संबंधित है। यानी एक जगह तो 800 रुपए का लाभ हो गया कंपनी को, और एक जगह तो हो रही है 200 रुपए की हानि। 800 रुपए का लाभ 200 की हानि, तो आप कह सकते हैं वो हानि में है, नहीं ना। कंपनी आज भी 600 रुपए के फायदे में है। 800 मान लो 800 रुपए उसने प्राप्त करे थे, उन 800 में से 200 रुपए का नुकसान कट कर ले, वो 600 के तो अब भी फायदे में है ना। इसलिए यदि कंपनी बट्टे पर पुनर्निर्गमन करती है तो बट्टे की राशि को बट्टे में ना लिखकर इससे एडजस्ट करती है फॉरफीचर से, यानी ये 200 रुपए का नुकसान की पूर्ति 800 रुपए में से करेगी कंपनी। तो इसलिए बट्टा ना लिखकर क्या लिखेगी, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफीचर क्यों लिखा हमने, हम डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम ये 200 रुपए की पूर्ति कौन से अकाउंट से कर रहे हैं, हम 200 रुपए की पूर्ति इस 800 में से तो कर रहे हैं ना, और 800 का क्या नाम लिखा है, शेयर फॉरफीचर। तो ये दिखाना पड़ता है इस, यानी इस 200 रुपए के नुकसान की पूर्ति उस 800 रुपए वाले खाते में से की गई जो फॉरफीचर ही था, इसलिए फॉरफीचर ही लिखा गया है। ठीक है, और क्या बनता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोबारा से मार्केट में शेयर चले गए हैं। मैं थोड़ा इस डिस्काउंट की बात करना चाहूंगा। यहां पर इन अंशों को बट्टे पर निर्गमन कह सकते हैं, हम इसका बट्टे पर निर्गमन कह सकते हैं, बट्टे। आप थोड़ा इस टॉपिक पर ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरूरी नहीं वो आपके
इससे तो रिलेटेड है ही, बाकी कंपटीशन में भी कभी कभी आता है। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी अब अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती। अंशों का निर्गमन, ये क्या है? ये पुनर्निर्गमन है। पुनर्निर्गमन बट्टे पर कर सकती है, निर्गमन नहीं कर सकती। तो पहले जब कंपनी बट्टे पर निर्गमन करती थी तो बट्टे की जो अधिकतम दर थी वो अंशों के अंकित मूल्य का 10% थी। यानी कोई शेयर अगर 100 रुपये का है तो कंपनी अधिकतम 10% 10 रुपये का बट्टा दे सकती है। कोई शेयर 10 रुपये का है तो 10% 1 रुपये का बट्टा दे सकती है। ये उसकी अधिकतम दर थी, इससे ज़्यादा दर बट्टे पर वो निर्गमन नहीं कर सकती थी। है नहीं बोल रहा हूँ मैं, थी, पहले ऐसा होता था। और जो नई कंपनियां स्थापित होती थी, नई कंपनियां बनती थी, वो अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं करती थी। वो अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती, उनके लिए प्रतिबंध था। लेकिन पुनर्निर्गमन में बट्टे की अधिकतम दर कितनी होती है, इसकी बात आई है। ये क्वेश्चन अब है ना, तो यहाँ पर परसेंटेज वाली कोई बात नहीं है। भाई हमें पता है कि इन अंशों पर हम 800 रुपये तो प्राप्त कर ही चुके हैं। वो चाहे तो 2000 के शेयर्स को 800 रुपये घटा के 1200 रुपये तो बेच सकता था, नहीं बेच सकता था, क्योंकि अंशों का अंकित मूल्य तो 2000 है। 800 रुपये उसने पहले जब्त कर रखे हैं, तो 2000 में से 800 घटा के 1200 रुपये को बेच दे, है ना? ऐसा हो सकता है, कोई हानि नहीं है। तो पुनर्निर्गमन के संबंध में, अंशों के पुनर्निर्गमन के संबंध में बट्टे की जो अधिकतम दर होती है, कोई परसेंटेज पे नहीं है, वो दर हरण की गई राशि के बराबर हो सकती है। यानी क्वेश्चन यदि आता है कि पुनर्निर्गमन की दशा में बट्टे की दर कितनी हो सकती है अधिकतम, तो वो हरण की गई राशि के बराबर, यानी 800 रुपये तक इसका हम बट्टा दे सकते हैं। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण थी। अब देखिए, अब कंपनी 800 रुपये के फायदे में चल रही थी, कंपनी 800 रुपये के फायदे में चल रही थी। कंपनी 800 रुपये के फायदे में थी, जिसमें से कंपनी का 200 रुपये का उनने अपने नुकसान की पूर्ति कर ली, नुकसान को काट दिया। अब कंपनी कितने के फायदे में चल रही है? अभी तो 600 रुपये के फायदे में चल रही, नहीं चल रही है। एक बार कंपनी चल रही थी 800 के फायदे में, जब हरण किया था, जब पुनर्निर्गमन किया तो बट्टा 200 दे दिया। एक तरफ लाभ हो रहा था 800 का, 200 का हो गया नुकसान। तो कंपनी आज भी तो 600 रुपये के प्रॉफिट में चल रही है, और इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? पूंजी संचय में। इस प्रॉफिट को पूंजी संचय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये देखिए कि जो कैसे करते हैं एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 800 रुपए, यानी क्रेडिट में 800 रुपए है और डेबिट में 200 रुपए, यानी डेबिट में 600 रुपए कम है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 600। अब डेबिट में भी 600 200 800 और क्रेडिट में भी 800, टोटल बराबर हो गया। या आप ये इस तरह समझ लीजिए, या दूसरी तरफ समझ लीजिए, जब कोई भी संचय बनाया जाता है तो हमेशा क्या होता है? हमेशा क्रेडिट ही होता है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई भी संचय आप बनाइए तो वो क्रेडिट ही होगा। ठीक है, दो तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और पूंजी संचय क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा लाभ जिसे अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता। तो आज जो मैं क्वेश्चन लाया था कि अंशों के हरण एवं पुनर्निर्गमन से ही संबंधित था, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने इससे संबंधित आवश्यक जनरल लेके बताए थे, इसलिए आज मैंने क्वेश्चन चुना है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।